नमस्कार दोस्तों, जहां हम दिन के सबसे महत्वपूर्ण एडिटोरियल को यूपीएससी के नजरिए से डिकोड करते हैं। आप इस एनालिसिस को काम करते हुए भी सुन सकते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें 24/7। आज का एडिटोरियल अ रीसेट इन वेस्ट एशिया, अ डी-एस्केलेशन फॉर द वर्ल्ड एक गहरी कूटनीतिक हलचल को उजागर करता है। ये विश्लेषण खासकर जुड़ा है जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक इश्यूज और भारत की न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी की समझ के लिए बेहद अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिमी एशिया में ये जो एक नाटकीय रीसेट की बात हो रही है, इसकी शुरुआत हम देख रहे हैं इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा ईरान पर हुई बमबारी से। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात रही वो ये कि रशिया और चाइना जैसी बड़ी वैश्विक शक्तियां, जिनके ईरान के साथ स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट्स भी हैं, वो या तो बिल्कुल चुप रहीं या फिर एक तरह से मौन सहमति दे दी। हाँ, ये चुप्पी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं लगता कि ये कोई मजबूरी थी, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा ज्यादा लगता है। और इसका सीधा परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि ईरान का जो परमाणु खतरा था, जिसे लेकर इतनी चिंताएं थीं, वो काफी हद तक बेअसर हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इजराइल रीजन में अकेले सबसे प्रभावशाली परमाणु शक्ति के तौर पर उभरा है। बिल्कुल, सोल डोमिनेंट न्यूक्लियर पावर इन द रीजन। और ऊपर से क्षेत्र ने पहले से ही करीब 40,000 अमेरिकी सैनिक और इनका पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ये सब मिलकर इजराइल की जो मिलिट्री सुपीरियॉरिटी है उसको और पुख्ता करता है, उसको सुनिश्चित करता है। तो अब पूरे रीजन को, सभी देशों को इस नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इस नई सामरिक सच्चाई के साथ तालमेल बिठाना ही होगा। ये बड़ा दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि अगर हम कुछ समय पहले देखें तो खाड़ी देश मतलब गल्फ कंट्रीज, वो ईरान और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क से, मतलब वो गुट जो ईरान के इशारों पर चलते हैं, जैसे हिजबुल्लाह या हूती, उनसे उतना ही डरते थे जितना शायद इजराइल से। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ईरान का जो वैचारिक प्रभाव था और जिस तरह से वो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए पूरे क्षेत्र में दखल अंदाजी कर रहा था, वो इन देशों के लिए एक बहुत बड़ा, एक वास्तविक खतरा माना जाता था। और इसी डर का नतीजा था कि ये देश लगातार अमेरिकी सुरक्षा की छतरी के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे। एग्जैक्टली। और न सिर्फ अमेरिकी सुरक्षा, बल्कि इसी डर ने उन्हें फिलिस्तीन जैसे भावनात्मक मुद्दे पर भी नरमी बरतने या एक तरह से कहें तो समझौता करने पर मजबूर किया। उन्होंने लेबनान, सीरिया, गाजा में जो ईरानी प्रॉक्सीज हैं, उनको कमजोर करने के जो इजरायली प्रयास थे, उनका भी एक तरह से समर्थन ही किया। और यहीं से फिर वो अब्राहिम समझौते, एब्रम अकॉर्ड्स की भूमिका सामने आती है, जहां कुछ प्रमुख अरब देशों ने इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य करने की तरफ कदम बढ़ाए। बिल्कुल, वो इसी पृष्ठभूमि में हुआ। डर ने उन्हें इजराइल के करीब ला दिया, ये सोचकर कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन अब जैसा आपने कहा, समीकरण बदल गया है। ईरान थोड़ा कमजोर हुआ है, या कहिए उसका परमाणु खतरा कम हुआ है। तो अब इन खाड़ी देशों के सामने एक ज्यादा मजबूत, शायद ज्यादा आक्रामक और बेरोक-टोक इजराइल खड़ा है। तो क्या ये एक तरह का एक दुविधा से निकलकर दूसरी में फंसने जैसा नहीं हो गया? ये बिल्कुल सही अवलोकन है। एक खतरा कम हुआ तो दूसरा शायद ज्यादा बड़ा होकर सामने आ गया है। और इसी बीच देखिए, ईरान ने भी बैठने की बजाय जवाबी कार्रवाई की। कतर और इराक में जो अमेरिकी ठिकाने हैं, उन पर मिसाइल हमले किए गए। ईरान ने इसे आनुपातिक प्रतिशोध या प्रोपोर्शनल रिटेलिएशन कहा। हाँ, और ये बहुत खतरनाक हो सकता था। कतर की संप्रभुता का उल्लंघन तो हुआ ही, लेकिन ये पूरा मामला नियंत्रण से बाहर जा सकता था। रीजनल वॉर का खतरा था। बिल्कुल। और ईरान के नेतृत्व के लिए, खासकर जो सर्वोच्च नेता हैं खामेनी, उनके लिए तो ये एक अस्तित्व का संकट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा बन गया। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल का जो अल्टीमेट गोल है, वो शायद ईरान में सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज ही है। वो ईरान के मौजूदा धार्मिक शासन और उसके वैचारिक मॉडल को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। सीरिया या लीबिया को देखें तो वहां शायद कोई वैकल्पिक ताकतें थीं या बनाने की कोशिश हुई, पर ईरान में क्या कोई तैयार वैकल्पिक शासन है? यही मुश्किल है। ईरान में कोई रेडीमेड ऑल्टरनेटिव रेजीम नजर नहीं आता, और यहीं पर खाड़ी देशों की भूमिका और उनकी दुविधा और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। हाँ, क्योंकि उन्हें अब दो धारी तलवार पे चलना है। एक तरफ ईरान का पूरी तरह से पतन, जिससे अस्थिरता फैल सकती है, आईसिस या अलकायदा जैसे चरमपंथी गुटों को फिर से सिर उठाने का मौका मिल सकता है, जैसे हमने इराक और लीबिया में देखा। अराजकता फैल सकती है। और दूसरी तरफ है एक अनियंत्रित
शायद ज्यादा ताकतवर इजराइल। तो इन्हें इन दोनों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधना है। बिल्कुल। और इसी पूरी जटिल पृष्ठभूमि में अमेरिका का अचानक से तुरंत संघर्ष विराम का आह्वान करना, सीजफायर की बात करना, ये काफी चौंकाने वाला कदम था। हाँ, ये वाकई में अनएक्सपेक्टेड था। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह रही होगी? एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट हो सकता है शायद ये ईरान को एक तरह का सम्मानजनक बचाव का रास्ता, एक फेस सेविंग एग्जिट देने की कोशिश थी। या फिर ये भी मुमकिन है कि कतर और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर जो हमले हुए, उसने वॉशिंगटन पर दबाव बनाया हो कि वो इजराइल को थोड़ा रोके। ये भी हो सकता है। और शायद ये खाड़ी देशों के लिए भी एक चेतावनी थी कि अगर हालात बिगड़े तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है, तेल का व्यापार ठप हो सकता है, या ईरान गुस्से में एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि से ही बाहर निकल सकता है। हाँ, ये सारे खतरे वास्तविक हैं। तो शायद अमेरिका ये संदेश दे रहा था कि अब डिप्लोमेसी पर, परमाणु कूटनीति पर लौटने की जरूरत है, वरना सबके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल। इस पूरे बदलते हुए परिदृश्य को देखते हुए यूपीएससी मेंस के लिहाज से कुछ बहुत जरूरी सवाल उभरते हैं। मुझे लगता है हमारे एस्पिरेंट्स को इन पर सोचना चाहिए। जैसे पहला सवाल ये हो सकता है, पश्चिम एशिया में बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य का भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसका विश्लेषण करना होगा। ये बहुत प्रासंगिक सवाल है। और एक और महत्वपूर्ण सवाल जो बन सकता है वो अब्राहम अकॉर्ड से जुड़ा है। सवाल ये हो सकता है, अब्राहम समझौते ने क्षेत्र में एक नया समीकरण स्थापित किया है, लेकिन फिलिस्तीनी मुद्दे का समाधान अभी भी दूर है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। हाँ, ये दोनों ही सवाल जीएस पेपर 2 और 3 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब अगर हम थोड़ा इजराइल के एजेंडे पर वापस आएं, तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए ईरान की परमाणु क्षमता का एक तरह से खात्मा, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत है ना? हाँ, निश्चित रूप से उनके लिए ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव होने जैसा है। और अब ऐसा लग रहा है कि उनका ध्यान एरित्स इजराइल यानी ग्रेटर इजराइल के विचार पर ज्यादा केंद्रित हो रहा है। इसका मतलब है जॉर्डन नदी से लेकर भूमध्य सागर तक फैले एक इजराइल की स्थापना, और इसमें जाहिर तौर पर गाजा और वेस्ट बैंक का विलय, एनेक्सेशन शामिल होगा। और इसकी टाइमलाइन क्या हो सकती है? क्या ये जल्द हो सकता है? कुछ लोग 2025 तक की बात कर रहे हैं, शायद अगले अमेरिकी चुनाव से पहले। बिल्कुल, ये एक संभावना है, खासकर जब उनके साथ सरकार में अति दक्षिणपंथी मंत्री जैसे बेनग्विर और स्मोत्रिच हैं, जो लगातार इस विलय के लिए दबाव बना रहे हैं। याद होगा, नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक नक्शा भी दिखाया था, जिसमें गाजा और वेस्ट बैंक को इजराइल का हिस्सा दिखाया गया था। हाँ, वो काफी विवादास्पद था। लेकिन विलय के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि इस ग्रेटर इजराइल का चरित्र क्या होगा? क्या ये एक जातीय धार्मिक राज्य, एक एथनो रिलीजियस स्टेट बनकर रहेगा जहां फिलिस्तीनियों के अधिकार सीमित होंगे, या फिर ये उन सबको समान अधिकार देकर एक सच्चा लोकतंत्र बनेगा? देखिए, ऐतिहासिक पैटर्न और मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए ज्यादा संभावना इसी बात की है कि ये एक तरह का रंगभेदी राज्य, अपार्थाइड स्टेट जैसी स्थिति की तरफ बढ़ेगा, जहां एक समूह के पास सारे अधिकार होंगे और दूसरे के पास बहुत कम। और इसकी मानवीय कीमत, ह्यूमन कॉस्ट, तो हम अभी से देख रहे हैं। बिल्कुल। गाजा में जो तबाही हुई है, 56,000 से ज्यादा मौतें, भुखमरी के कगार पर लाखों लोग, और वेस्ट बैंक में भी लगातार बेदखली हुई है, नई यहूदी बस्तियां बसाई जा रही हैं। हाँ, ये मानवीय संकट बहुत गहरा है। और इस पूरे फिलिस्तीनी संकट पर खाड़ी देशों की जो चुप्पी है, वो काफी कुछ कहती है। मतलब संयुक्त राष्ट्र में शायद विरोध दर्ज करा देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में उन्होंने इजराइल के साथ सामान्यीकरण को, नॉर्मलाइजेशन को स्वीकार कर लिया है, और अब वो दो राज्य समाधान, 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए कोई खास दबाव बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्या ये एक रणनीतिक भूल साबित हो सकती है? मतलब क्या इससे भविष्य में कट्टरता या कोई और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया भड़क सकती है? ये बिल्कुल संभव है। देखिए, फिलिस्तीनी मुद्दा सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये अरब और मुस्लिम दुनिया के लिए एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा है। इसे नजरअंदाज करना शायद लॉन्ग टर्म में महंगा पड़ सकता है। अब आखिर में भारत के रुख पर आते हैं। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम पर, खासकर इजरायली हमलों पर, एक तरह से जानबूझकर चुप्पी साधे रखी। हाँ, और ये भारत की जो लंबे समय से चली आ रही नीति है कि वो विदेशी संघर्षों में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा, उसी के अनुरूप है। भारत की अपनी मजबूरियां और अपने हित हैं। उसे एक तरफ इजराइल के साथ अपने मजबूत रक्षा और रणनीतिक संबंध बनाए रखने हैं। अतीत में ऑपरेशन सिंदूर जैसी खबरें भी आती रही हैं, जहां भारत ने शायद इजराइल की मदद की।
और दूसरी तरफ ईरान भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर चाबहार बंदरगाह जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के लिए और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। बिल्कुल। तो भारत को ये संतुलन साधना पड़ता है। और भारत ने जो डी-एस्केलेशन यानी तनाव कम करने का आह्वान किया, उसमें एक सूक्ष्म व्यंग भी छिपा हो सकता है। जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव होता है तो दुनिया अक्सर भारत को ही संयम बरतने को कहती है, भले ही उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से हुई हो। हाँ, ये बात तो है। तो भारत का ये कहना कि तनाव कम करो शायद उस वैश्विक प्रवृत्ति पर भी एक टिप्पणी है जहां अक्सर आक्रामकता की अनदेखी कर दी जाती है और सिर्फ सतही तौर पर शांति की बात की जाती है, जिसे कभी-कभी मॉरल इक्विवेलेंस या मॉरल इक्विवेलेंस कहते हैं, यानी सही और गलत करने वाले को एक ही पलड़े पर रख देना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में अब ज्यादा मुखर हो रहा है शायद। चलिए अब हम अपने व्यूअर्स के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। भारत की एक्ट वेस्ट पॉलिसी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए, दक्षिण एशिया, बी, पश्चिमी एशिया, सी, यूरोप, डी, मध्य एशिया। तो दोस्तों, आज के इस एडिटोरियल एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल सिविल 360 पर आप वीडियो को सुनते सुनते अपने बाकी काम भी कर सकते हैं, ताकि आप रहें अपडेटेड 24/7। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।